कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो आज हम लोग जो रेक्टल प्रोलैप्स है या गुदभ्रंश है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनको रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। तो रेक्टल प्रोलैप्स को किस तरह से देखना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए, ये सब मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी को गुड इवनिंग बोल के मैं रेक्टल प्रोलैप्स या गुदभ्रंश, इसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है और बहुत ही अच्छा फायदा होता है, यह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो हम लोगों ने आयुर्वेद में ऐसा पढ़ा है कि गुद प्रदेश में तीन बलियां होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? तो प्रवाहिनी होता है, फिर विसर्जनी होता है, संवरणी होता है। संवरणी मतलब प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी, ऐसे तीन गुदवलियां होती है। तीन गुदवलियां होती है, त्रय गुदवलिया ऐसा बताया है। तो यहाँ क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट जो रहते हैं ना, जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि वेगान न धारित न उदीरित, जबरदस्ती वेगों का धारण नहीं करना है और जबरदस्ती निकालना नहीं है। लोगों को क्या आदत रहती है कि रात को लेट सोते हैं या हैवी खाना खाते हैं और जबरदस्ती उनका पेट साफ नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती फोर्स लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं उदीरण करना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा जोर लगा के अगर पॉटी करेंगे, मतलब वॉशरूम में जाएंगे, उससे क्या होता है कि वह गुद भाग जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है, गुद भ्रंश हो जाता है। और ये भ्रंश जो होता है, गुद भ्रंश, या हम लोगों ने वाग्भट में पढ़ा है कि वायु की वजह से स्त्रंस होता है, भ्रंश होता है, व्यास होता है। अलग अलग जो कंडीशन रहती है वो वायु की वजह से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स में जितने भी रेक्टस मसल्स हैं वो पूरी तरह से वीक हो जाती हैं। इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना प्रेशर डाल डाल के जब वेगों का जबरदस्ती उदीरण किया जाएगा, जबरदस्ती निकालने का कोशिश किया जाएगा, तो वो मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं और पूरा गुद भाग जो है वो बाहर आ जाता है। तो उसमें आयुर्वेद की क्या चिकित्सा करनी चाहिए, हम लोग बाकी वो रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन आयुर्वेद में किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास पेशेंट बहुत आशा से आता है कि बिना सर्जरी के आप हमें ठीक रहे। बहुत बार सर्जरी करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अंदर संप्राप्ति तो हुई रहती है। तो हम लोग को पहले तो ये देखना चाहिए कि रेक्टल प्रोलैप्स है तो उसको पेशेंट को सहज अर्श है क्या, मतलब वो पहले जन्म से ही उसको अर्श की व्याधि है, हेमोराइड्स है क्या। क्योंकि ना जिनको सहज अर्श होता है तो वो लोग का मसल टोन जो रहता है, वहां का गुद प्रदेश का मसल्स का जो टोन होता है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। क्योंकि गुद के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये मातृजव्य है, माता से ये बना हुआ है, माता के जीन से बना हुआ है, इसलिए इसको मातृजव्य बोलते हैं। और इसमें मांस धातु जो है, मांस धातु से ही गुदा भाग बना हुआ है। दूसरा त्रिमर्म में महामर्म जो बताए हैं उसमें गुदा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये महामर्म है और सद्यो प्राणहर मर्म है। अगर गुदा में अगर कहीं इंजरी हो गया तो इंसान मृत्यु तक हो सकता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। दूसरा क्या है कि जिस तरह से अगर पति पत्नी का अच्छा संयोग नहीं हुआ, कुंडली मिलाप करके या कैसे भी नहीं हुआ, तो पूरी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक जाती है। इसी तरह से अगर रेक्टल प्रोलैप्स हो गया तो इंसान का खाना खाने के लिए तो मुंह है, लेकिन मल निकालने के लिए रास्ता ही प्रोलैप्स हो गया है। तो फिर वो मल नहीं निकलता है तो पेशेंट को बहुत सारा और भी व्याधियां होती है, जैसे हार्ट डिजीजेज होते हैं, अस्थमा, श्वास का वेग लगता है, उदावर्त होता है, गुल्म होता है, उदर व्याधि होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रोलैप्स हो गया है तो मल निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसमें हमें मांसगत वात की चिकित्सा, जो चरक संहिता में वात व्याधि चिकित्सा में बताइए, मांसगत वात की चिकित्सा इसमें करना जरूरी होता है। इसी तरह से विरेचन देना बहुत जरूरी होता है, जो अनुलोमन करे। अनुलोमन वाला विरेचन, विरेचन के चार टाइप आप लोगों ने पढ़ा है द्रव्य गुण में। एक होता है अनुलोमन करने वाले द्रव्य, जो मल को पकाए या बिना पकाए बाहर निकाल देते हैं, और वायु का अनुलोमन करते हैं, जैसे हरितकी जैसे द्रव्य है। दूसरा होता है कि जो मतलब भेदन का कार्य करते हैं, भेदन का कार्य कुटकी जैसे द्रव्य होते हैं, जो मल का भेद करके और पेट साफ करते हैं, तो कुटकी वो भेदन द्रव्य में आता है। तीसरा होता है रेचन करने वाले द्रव्य, जैसे निशोत्तर वगैरह होता है, वो रेचन करता है, पेट को मतलब मल को पतला करके, इरिटेशन करके, और मतलब इंटेस्टाइनल वॉल्स को इरिटेट करके, इन्फ्लेम करके टेम्पररी, और पूरा लिक्विफाई करके और पूरा पानी निकाल देता है। तो वह दंती मूल हो गया या निशोत्तर हो गया, वो रेचन करने वाले द्रव्य हैं। और चौथा होता है स्त्रंसन करने वाले द्रव्य, जो जैसा भी मल है, अन्न है, जो भी चीज है उसको वैसे का वैसे ही बाहर निकाल देता है। तो वो होता है आरगवध। अमलतास जो रहता है वो आरगवध स्त्रंसन कार्य करता है, मल को पचाए या बिना पचाए कैसे भी निकाल देगा। अनुलोमन में है वायु का अनुलोमन होना और मल का अनुलोमन होना, तो ये हरितकी होता है। तो इसमें हमें हरितकी को 5 ग्राम रात्रि में देना चाहिए,
जब भी रेक्टल प्रोलैप्स होता है तो डेली उनको देना चाहिए। क्योंकि हरितकी को हम लोग अगर देखें तो इसका पर्याय नाम है स्थिरा, जो स्थिरता लाती है। वहां पे स्थिरा कहीं पर भी शरीर में स्थिरता लाती है। पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है, इसमें और भी द्रव्य हैं, क्योंकि ये पंचरस लवणा, तो लवणा अलवणा तुवरा परम, ऐसे है कि हरितकी में लवण रस नहीं होता है, बाकी 5 रस होते हैं। उसके और भी गुणधर्म है, और भी महाभूत हैं, लेकिन इसका पृथ्वी महाभूत प्रधान तत्व है, इसलिए इसको स्थिरा बोलते हैं। यस्य न माता तस्य माता हरितकी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि प्रोलैप्स में पेट साफ करता है, और प्रोलैप्स में जो मसल्स वीक हो गए हैं, कमजोर हो गई हैं, वहां पे चल गुण बढ़ गया वायु का, चल गुण की वजह से प्रोलैप्स हो गया, तो वहां पे स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। इसलिए हरितकी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर हरितकी सिद्ध तेल का पिचू रखना है, गुद पिचू रखना है, या फिर वहां पे हरितकी सिद्ध घृत का पिचू रखना है, अभ्यंग करना है वो पूरा एरिया में, पेल्विक एरिया जो है ना, पूरा बटक का एरिया, वहां पे पूरा अभ्यंग करना है, या सिद्ध तेल से अभ्यंग करना है, और गुद पिचू रखना है। और हरित की सिद्ध तेल या हरित की घृत का अगर पॉसिबल हो तो प्रोलैप्स को अंदर ढकेल के और उसके बाद में थोड़ा मात्रा बस्ती दे, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक कंडीशन ऐसी आती है कि पाइल्स भी होता है, ह्यूमरॉइड अर्श भी होता है, और प्रोलैप्स होता है। तब क्या करना चाहिए कि हमें दोनों व्याधियों को कवर करना है, क्योंकि पाइल्स अगर देखें तो वो डायलेटेड रेक्टल वेन्स होती हैं, जो डायलेट हो जाती है, और वहां पे शिथिलता आती है, वो भी वायु का ही वजह से ही होता है, और दोषों, तीनों दोषों की वजह से होता है, अग्नि मान्यता की वजह से होता है। तो वहां पे पाइल्स होता है, डायलेटेड रेक्टल वेन्स पाइल्स ऐसा हो जाता है। तो उसमें क्या करना है कि अग्नि को बढ़ाना है, और मल का अच्छे से सार्केट विभाजन होकर मल का निष्क्रमण अच्छे से हो। इसके लिए क्या करना है कि सुबह जब पाइल्स एंड प्रोलैप्स है, पाइल्स भी है, अर्श भी है, और गुद भ्रंश भी है, तब हमें क्या करना है कि सुबह सुबह पिपली का शीर पाक करना है। पिपली 1 भाग लेना है, और 8 गुना दूध लेना है, 8 गुना पानी लेना है, उसको उबाल के 1/4 करना है, मतलब या फिर वो दूध रहने तक इतना उबाल के, और वह सुबह सुबह भूखे पेट देना है, पिपली शीरपाक। और शाम के टाइम पे हरितकी का चूर्ण शाम को देना है। तो ये एक काम हो गया। दूसरा है कि प्रवाल पंचामृत, वो भी गोदुग्ध भावित जो प्रवाल पंचामृत है, उसके साथ में मंजिष्ठा, मंजिष्ठा का काढ़ा दीजिए, मंजिष्ठा का चूर्ण दीजिए। इसका सेवन कराने से पाइल्स, अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो मंजिष्ठा और प्रवाल पंचामृत, ये ब्लीडिंग जो हो रहा है वहां पे, जो रक्त का उष्णता तीक्ष्णता, और रक्त का भी उष्णता तीक्ष्णता जो बढ़ गया है, तो अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, द्रव गुण से पित्त बढ़ गया है, तो वह सब अम्ल धर्मिता की वजह से द्रव गुण से बढ़ गया, जो ब्लीडिंग पाइल्स है, तो प्रवाल पंचामृत और मंजिष्ठा जब देते हैं तो यह पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर देता है। इसी तरह से ऐसे द्रव्य का सिलेक्शन करना चाहिए जो सिरा, स्नायु और कंडरा पे काम करते हैं, सिरा, स्नायु, कंडरा और मांस पे काम करते हैं, क्योंकि वहां पे लिगामेंट्स भी रहते हैं बुध प्रदेश में, तो सिरा कंडरा का भी इन्वॉल्वमेंट, सिरा तो रहते हैं, वेन्स तो रहते ही हैं वहां पे, क्योंकि पाइल्स डायलेटेड वेन्स है। तो जो सिराओं पे काम करने वाले द्रव्य हैं, मैं उसका उदाहरण बता रहा हूँ, कंडरा पे काम करने वाले द्रव्य हैं, मांस धातु पे काम करने वाले और स्नायु पे काम करने वाले हैं। तो इसमें जाने वाले द्रव्य कौन से हैं, तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि रस, रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, और रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, डलहनाचार्य जी ने बताया है। तो हमें क्या करना है कि रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, इन और मेदो पाचक, इनमें जाने वाले जो भी द्रव्य है ना, वो पहले वो द्रव्यों को सेलेक्ट करें, और उसमें जो स्निग्ध गुणात्मक द्रव्य हैं उन सबको ले, और मधुर रसात्मक, ये तो द्रव्य लेना ही है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, ये द्रव्य लेना है। और उसी तरह से मधुर गण के जो द्रव्य हैं, जैसे शतावरी हो गया, विदारी हो गया, बला हो गया, कपी कच्छ हो गया, जो मधुर रसात्मक, मधुर गण के जो द्रव्य हैं, उन सबको मिक्स करके और तेल सिद्ध कर देना है। और ये सिद्ध तेल जो रहेगा, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक के स्निग्ध वाले द्रव्य हैं, वह एक साइड ले लिया, प्लस मधुर गण के जो भी द्रव्य हैं, जो मधुर रसात्मक द्रव्य हैं, उनको एक साइड ले लिया। इन सबको मिक्स करके और फिर क्या करना है कि तेल को सिद्ध करना है, और वह गुद प्रदेश को लगाना है। तो इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग पाइल्स है प्लस गुद भ्रंश है, उसमें ब्लीडिंग को ये रोक देगा, क्योंकि मधुर रस की द्रव्य का हम सिद्ध तेल करके पिचू रख रहे हैं, स्निग्धता भी आ जाएगी, वायु का भी शमन होगा, पित्त का भी शमन होगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एक प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है, बहुबीज पत्र ऐसे जो बोलते हैं, उसका तेल, उसके पत्ते लेके तेल को सिद्ध करना है और उसका पिचू रखना है। तो इसको पान फुटी मराठी में बोलते हैं। पत्तों से ही अलग अलग पत्ते आने लगते हैं, जिसको हम पर्ण बीज भी बोलते हैं। ये एक नया आधुनिक द्रव्य आया है, ग्रंथकारों में उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया। खाने में वो खट्टा लगता है, खट्टा और कषाय रसात्मक रहता है। एक बार मैं बचपन में अपनी बात बताता हूँ, हम लोग ने जम्मू में रहते थे, तो
तो हम लोग रेंट पे रहते थे वहाँ पर जम्मू में। तो पहले ये था कि हम लोग घर नहीं ले सकते हैं, वहाँ के स्थानिक लोग ही ले सकते हैं, और मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हम लोग वहाँ रेंट पे रहते थे। तो वहाँ पे जो गार्डन था ना, और कश्मीर तो बहुत ही अच्छा है। तो जम्मू में हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ पे ये पर्ण बीज के प्लांट्स बहुत ऐसे लगाए थे वहाँ के मकान मालिक ने। तो किसी ने बोला कि ये बहुत अच्छा द्रव्य है, और इससे किडनी स्टोन भी अच्छा हो जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन भी अच्छा हो जाता है। उनके मालिक ने बताया, और मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 6 साल का हूँगा, 5 या 6 साल का हूँगा। तो मुझे ना पहले से ही पता नहीं आत्मगुण है कि मुझे वनस्पतियाँ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एक बार मैंने क्या किया, मेरी मम्मी ना उसका कभी कभी चटनी भी बनाती थी। हमारे उधर अमरूद भी होता था और पर्ण बीज भी होता था। कच्चा अमरूद का चटनी बनाती थी, और पर्ण बीज का जो पर्ण पान फुटी बोलते हैं ना, पत्तों में से ही ऐसे वो निकल जाते हैं, तो वो पर्ण बीज का चटनी बनाती थी मम्मी कभी कभी। तो मैंने एक बार क्या किया कि नमक लिया और पर्ण बीज के पत्ते लाया, और मैंने 20-25 पत्ते खा लिए। और वो खाने के बाद ना मुझे इतना उल्टी हुआ, इतना उल्टी हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या उल्टी हुआ। फिर जब मैं बीएमएस करने लगा सेकेंड ईयर में, तो मैंने पढ़ा कि पर्ण बीज का अति सेवन करने से वामक वामक होता है ये। तो मुझे तब समझ आया कि मुझे बचपन में मैंने जो खा लिया था, उससे मुझे वमन हो गया था। तो कुछ चीज अनुभव से प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि ये क्यों हुआ। और मुझे इतना जोर से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुआ था। पर्ण बीज मैंने 25 पत्ते खा लिए थे नमक के साथ। तो यहाँ पर जो है ना, वो बात अलग है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो बात अलग करी। यहाँ पे रक्तजर्श में रक्तजर्श जब रहता है, या परिकर्तिका जब रहता है, जब मतलब फिशर रहता है, या फिर ब्लीडिंग पाइल्स रहता है, तो पर्ण बीज से सिद्ध जो तेल है, उसको लेके गुदा पिचू रखना है। उसी तरह से उसका मात्रा बस्ती देना है, 10, 20, 25, 50, जितना आप पेशेंट को आप दे सकते हैं उतना मात्रा बस्ती दीजिए। तो उसमें पर्ण बीज में कषाय रस, अम्ल रस, ये होने से वो हील करता है वो एरिया। परिकर्तिका तो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, पर्ण बीज सिद्ध तेल से अगर हम ये पिचू रखते हैं या मात्रा बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती भी बहुत कम मात्रा में, 10 ml, 20 ml, 25 ml, जितना लिया जाए, और कैथेटर से इंजुरी ना हो इसलिए थोड़ा सा ग्लिसरीन लगा के और या फिर तेल लगा के, और फिर वो कैथेटर को इंसर्ट करें। और बहुत कम मात्रा में बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती। उसके लिए मतलब ये नहीं है कि स्नेहन शोधन होना ही चाहिए। तो उससे प्रोलैप्स में या फिर फिशर में, फिस्टुला में पर्ण बीज सिद्ध तेल से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर अल्सरेशन हो गया है, वहां पे जख्म 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 हो गया है, वुंड हो गया है, अल्सरेशन हो गया है, और उसके साथ प्रोलैप्स हो गया है, तो क्या करना है कि गुदा भाग को अंदर नहीं ढकेलना है, नहीं तो अल्सरेशन और बढ़ने का चांस रहता है, पस और निकल सकता है। तो इसमें क्या करना है कि ऑपरेशन करना ही बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या बोला है कि तत्र धन्वंतरिणाम अधिकारा, धन्वंतरी संप्रदाय के जो लोग रहते हैं, जो शल्य चिकित्सक है, उनके पास से अल्सरेशन का इलाज करना चाहिए। अगर वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में है, तो हम लोग उसको सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसका प्रयोग कराते हैं। मतलब एकेटी जो हम लोग बोलते हैं, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर पॉसिबल है कि अल्सरेशन है, तो त्रिफला गुगुल का फाइन पाउडर मिलता है, उसका पाउडर फॉर्म में, या कूट के पाउडर बना के फाइन पाउडर से कपड़े से छान के रखिए। तो त्रिफला गुगुल है, कैशोर गुगुल है, अमृता गुगुल है, और दशमूल का फाइन पाउडर जो मिलता है, इसको मिक्स करके और घी में मिक्स करके, या शब्दोत्कृत या कैलाश जीवन में मिक्स करके, जहां पर अल्सरेशन है, प्रोलैप्स हो गया है, जो रेक्टर प्रोलैप्स हो गया, जो बाहर आ गया भाग, वहां पे अल्सरेशन को हील करने के लिए सूक्ष्म त्रिफला, फिर एकेटी जो है, अमृता गुगुल, कैशोर त्रिफला गुगुल और दशमूल, इसको मिक्स करके तेल में सिद्ध करके, या तेल में या घी में मिक्स करके, और वहां लगाना है, या फिर कैलाश जीवन के साथ लगाना है। तो इससे अल्सरेशन जो है 3-4 दिन में ही हील होने लगता है, जल्दी जल्दी होने लगता है, और पेशेंट 7 से 15 दिन में तो अल्सरेशन ठीक हो जाता है। उसके बाद में जब अल्सरेशन ठीक हो जाए, और यही दवाइयां इंटरनल भी देनी है, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, दशमूल, दशमूलारिस्ट, ऐसे कुछ दवाइयां अंदर भी दे दीजिए इंटरनल सेवन से, ये जख्म जल्दी भर जाता है। सूक्ष्म त्रिफला का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, जिनको मैंने दवाइयां भेजी हैं उन लोगों को भी रिजल्ट आ रहा होगा। तो इसका प्रयोग करने से अल्सरेशन हील हो जाता है। फिर उसके बाद में गुद भाग को अंदर डाल के फिर नॉर्मल जो हम लोग चिकित्सा करते हैं, और इसमें सप्तविंशति गुगुल, उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है जब भी रेक्टल प्रोलैप्स होता है। आप लोग सप्तविंशति गुगुल के जितने भी गुणधर्म है वो देखिए, जितने भी द्रव्य हैं, बबूल वगैरह जो है, वो सब संधान करते हैं, जोड़ते हैं, और मसल्स को स्ट्रेंथ देके वो अंदर ही अंदर मसल्स टोन को अच्छा करके, और फिर गुद भ्रंश को ठीक कर देते हैं। इसी तरह से गुद मार्ग को, जब प्रोलैप्स बार बार हो रहा है, वो रिकरेंस हो रहा है, बार बार निकल रहा है बाहर,
तो गुद मार्ग को उपनाह कर देना है। और उसके बाद में जो लंगोट है, जो लोग हनुमान जी को मानते हैं उनको मालूम होगा कि पहले के जमाने में जो पहलवान वगैरह होते थे वो वीर की रक्षा करने के लिए, शुक्र की रक्षा करने के लिए लंगोट बांधते थे। तो वो लंगोट एक मतलब तरह से दुपट्टा टाइप रहता है, कॉटन का बना रहता है, और उसको लंगोट बांध दिया ना तो वो मतलब इसको कुछ बंध में भी बोलते हैं, सर्जरी में कुछ बोलते हैं, खटवा बंध या कुछ तो बोलते हैं। तो ऐसे लंगोट टाइप बांध देंगे ना तो वो गुद भ्रंश जो है वो बार बार बाहर नहीं आएगा, वो अंदर का अंदर ही रहेगा। इसी तरह से स्त्रियों में गर्भाशय का भी मतलब यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाता है, वजाइनल प्रोलैप्स हो जाता है। तो उसमें हमको क्या करना है, तो पंचवल्कल तेल का गुद बस्ती देना है, धानवंतर तेल का गुद बस्ती देना है, या फिर दोनों का, पंचवल्कल तेल और धानवंतर तेल, इनको मिक्स करके कॉकटेल जैसा बना के और रोज मात्रा बस्ती देना है। पंचवल्कल जो रहता है, 5 जो शीरी वृक्ष उनके पत्तों का पंचवल्कल जो रहता है, उनके छाल का, उसका तेल सिद्ध करके बनाते हैं। तो इसमें पीपल है, बरगद है, प्लक्ष है, पारिश है, इन सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, नेग्रोध है, इन सब का जब हम लोग करते हैं, ये कषाय साथ में होते हैं और हीलिंग करते हैं और मसल का टोन बढ़ाते हैं। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वजाइनल प्रोलैप्स है या फिर गुद भ्रंश है और आंतर वृद्धि भी है, हर्निया भी है। तो इसमें मतलब 3 कंडीशन मैंने बताया कि वजाइनल प्रोलैप्स है, फिर क्यों ये सब अपान की दृष्टि से ही हो रहा है, वो जो पार्थिवता है जहाँ पे स्थिरता चाहिए वो नहीं हो रहा है, और वायु का चल गुण बढ़ने से वो बाहर फेंक दिया जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है, जो मतलब वहां पे जो भी है ना वो एरिया से बाहर निकल जाता है। और आंतर वृद्धि भी रहती है, हर्निएशन भी रहता है। तो उसमें सुकुमार लेह या सुकुमार कषाय का प्रयोग करना चाहिए, और इनके जो घटक द्रव्य उनसे सिद्ध किया हुआ तेल, सुकुमार तेल, उसका हमें बस्ती देना है। उसी तरह से एकांग वीर रस 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। महायोगराज गुग्गुल जो है, अगर अवयव शैथिल्यता को प्राप्त हो गए, बहुत लूज हो गए, तो वहां पे ताकत देने के लिए महायुगराज गुग्गुल को 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मांस की दुष्टि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मांस की दुष्टि है, तो वहां पे अग्नि को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अग्नि बढ़ाएंगे आम का पचन होगा और मांस दुष्टि वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें अग्नि तुंडी वटी और क्रव्याद रस या आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, ऐसे दीपन पाचन करने वाले जो द्रव्य हैं वो मांस धातु की दुष्टि जो ज्यादा है उसमें बहुत अच्छा फायदा करते हैं। इसी तरह से गुद के भाग में अगर वो वलियां जो हैं बहुत ऐसे कड़क हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, बहुत ज्यादा कड़क हो गई हैं, तो उसमें हम लोग वो एक जो सैनिटल टैग जैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, वो टैग जो होता है स्वेल्ड हो जाता है, सेंटिनल टैग जो बोलते हैं। ऐसे में क्या करना है कि कासिसादी तेल या प्रसारिणी तेल का पिचू रखना है। तो जो टैग जो कड़क हो गया, सूज गया, सोलन हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया है, और उसके वजह से वो प्रोलैप्स का भाग अंदर नहीं जा पा रहे, तो अपने आप वो रिलैक्स हो जाता है। कासिसादी तेल या प्रसारिणी तेल का पिचू रखना है, गुद प्रदेश में टच करके भी रखे या थोड़ा सा अंदर घुसाने का कोशिश करें। इसी तरह से रक्त का प्रसादन करना बहुत जरूरी है, तो चंद्रकला रस, ताप्यादि लौह, ऐसे द्रव्य जब देते हैं तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। तो गुद भ्रंश के पेशेंट में आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है, या फिर पाइल से भी है वहां पे रेक्टल वेन्स जो हैं उनको ठीक करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया शुरुआत में कि यहाँ पे रक्त धातु, फिर कंडरा, स्नायु और मेद धातु, इन पे काम करना है। तो वहां पे चंद्रकला रस, ताप्या दिलाव, स्वर्ण मक्षिक भस्म, वंग भस्म, ऐसे जो द्रव्य हैं जो रक्त का प्रसादन करते हैं, अच्छा ब्लड का क्वालिटी अच्छा करते हैं, रक्त का आम का पचन करते हैं, और रक्त का मतलब जो क्वालिटी बहुत अच्छा कर देते हैं या क्वांटिटी बहुत अच्छा कर देते हैं, रक्त की लालिमा को अच्छा करते हैं, अच्छा ब्लड बनाते हैं। तो ताप्यादि लौह, चंद्रकला रस, फिर स्वर्णमाक्षी भस्म, वंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक वनस्पति होती है जिसको हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, और मराठी में उसको ये बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, लज्जालू के पत्ते, या फिर लैटिन में उसको ट्यूनिका पिडिका, ऐसे जो बोलते हैं। छुई मुई का जो पत्ते होते हैं उसको लेना है और उससे सिद्ध तेल करना है। प्लस एक खौड़ नाम का वनस्पति है जो जंगली अंगूर की जैसे उसके पत्ते होते हैं, खौड़ नाम का वनस्पति, ये महाराष्ट्र में मिलता है, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो खौड़ नाम का वनस्पति क्या है, उनके पत्ते लेना है, और छुई मुई के जो लज्जालू बोलते हैं उसको टच करेंगे ना तो अपने वो लज्जा जाता है, छुई मुई मतलब वो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा है छुई मुई वनस्पति के बारे में। तो इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो गुद भ्रंश, योनि भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, तो वहां पे जो छुछुंदर होता है उसको मार के, और उसका तेल मिलता है, मार के उसका
सिद्ध तेल का गुद पिचू रखना है, उसी का बस्ती देना है, मात्रा बस्ती, गुद बस्ती। उसी तरह से मूषक सिद्ध तेल का भी बस्ती रखना है, बस्ती देना है, पिचू रखना है, रात भर रखे। जैसे योनि पिचू रखते हैं वैसे ही गुद पिचू बना के और अंदर घुसा के रख दें, तो उससे भी जो मसल्स का टोन है वो पूरी तरह से आ जाता है। क्योंकि चूहा का आप मांस देखेंगे, चूहा का मांस और गुद प्रदेश का जो मांस है वो एक जैसे मैच करते हैं। तो जब चूहे का सिद्ध मांस देते हैं तो वहां पे शिथिलता का मतलब बृहण हो जाता है, वो पोषण हो जाता है, बल मिलता है और मसल टोन अच्छा होके फिर वो बार बार प्रोलैप्स नहीं होता है। इसी तरह से उष्ण जल का अवगाह कराना चाहिए, चांगेरी घृत का प्रयोग कराना चाहिए। इंटरनली भी 4-4 चम्मच दिन में 3 बार अग्नि को बढ़ा के, क्योंकि अम्ल रसात्मक रहता है, तो अग्नि को बढ़ा के चांगेरी घृत 4-4 चम्मच दिन में 3 बार और उसका ही गुद पिचू रखें, तो उससे जो गुद भ्रंश है, रेक्टल प्रोलैप्स है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यूनानी वैद्य जो हैं, जो बीयू में डॉक्टर हैं, उनके जो धर्मशास्त्र हैं, उनके जो चिकित्सा ग्रंथ है, उसमें बहुत बढ़िया बताएं कि अगर गुद भ्रंश है तो क्या करना है कि खुद का यूरिन, जब भी पॉटी करने जाते हैं तो यूरिन निकलता है, खुद का यूरिन से उस भाग को धोना है, क्योंकि वो क्षारीयता रहता है उसमें और वह इतना अच्छा रहता है, स्टरलाइज्ड यूरिन निकलता है। उससे अगर धोते हैं ना तो उससे वो जो मतलब वहां पे व्रण हो गया है या प्रोलैप्स हो गया है, मसल्स वीक होके बाहर आ गया है, तो उसमें अपने मूत्र, जो पेशेंट है उसका खुद का मूत्र से वहां पे धोना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सज्जी क्षार और यवक क्षार जो है, आधा लोटा जो पानी होता है उसमें मिक्स मिक्स कर देना है, सज्जी क्षार और यवक क्षार, और इसको मिक्स करके और उससे गुद भाग को धोना है। क्योंकि क्षार जो होता है आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, जैसे कपड़ा हमको धोना है तो हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, मशीन में डाल के पानी डालते हैं, और उससे पहले झकझक झकझक होता है, वो झकझक आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, क्लेद क्लेद होता है, फिर पानी से जब धोते हैं तो वो उसको पूरी तरह से वॉश आउट कर देता है, वो पूरी तरह से उसको उसमें चिपक जाता है, एक एक मॉलिक्यूल पे जो भी गंदगी रहते हैं, धूल मिट्टी रहता है, उसमें चिपक जाता है डिटर्जेंट पाउडर का, और झाग झाग उत्पन्न करके आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, पूरी तरह से साफ कर देता है। इसी तरह से सज्जी क्षार और यवक क्षार को अगर हमने पानी में डाल के गुद भाग को धोया तो वो पूरी तरह से वहां से कचरा को निकाल देता है। पहले के जमाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होता था, केमिकल का तो साइड इफेक्ट होता है बहुत सारा, सेवलॉन नहीं था, डेटॉल नहीं था, तो वहां पे गुद प्रक्षालन करना बहुत जरूरी है, रोज का रोज पेट साफ करना होने के बाद गुद प्रक्षालन जरूरी है। तो क्यों ना आधा लोटा पानी में सज्जी क्षार और यवक क्षार डाल के उसको मिक्स करके और उससे धोएं, तो वह जल्दी जल्दी हील करेगा वहां पे जो जख्म वगैरह हो गया है, ऐसे छोटे छोटे दाने दाने हो गए हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से एक नाग दवना नाम की वनस्पति या नागफली नाम की वनस्पति है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलती है, जो घाट एरिया है ना, जहाँ पे पहाड़ को काट के रास्ता बनाया जाता है, वहां पे नाग दवना या नागफली के जो पत्ते होते हैं वह लेके उसका सिद्ध तेल करके और गुद भाग को लगाना है पिचू की तरह। तो उससे क्या होता है कि मसल टोन जो है, या वहां के जो फाइबर्स हैं वहां के मसल्स के, उनको ताकत आती है, टोन हो जाता है और बहुत अच्छा फायदा होता है। यह महाराष्ट्र में मिलता है, नाग दवना का जो तेल है सिद्ध तेल, या नागफणी का सिद्ध तेल मिलता है यहाँ पर, मूषक तेल भी मिलता है, छुछुंदर सिद्ध तेल भी मिलता है। जितना भी मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये सब महाराष्ट्र में मिलता है। यहाँ के वैद्य लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब लोगों ने यहाँ बनाया है और बहुत अच्छा रेट में और अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड मिलता है। इसी तरह से नाइटफॉल हो रहा है या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, ऐसा बच्चा या पुरुष हमारे पास आया और उसको गुद भ्रंश भी है, शीघ्र पतन वाले, तो उनको स्वर्ण राजवंगेश्वर को कंदर्प पाठ के साथ स्वर्ण राजवंगेश्वर का प्रयोग कराएं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग ना ये करते हैं, अगर अर्श है और गुद भ्रंश है तो सूरन वटक का प्रयोग करते हैं, जो सूरन एलिफेंट फुट से बनाया जाता है। सूरन वटक के बारे में मैंने लेक्चर लिया है यूट्यूब में, आप लोग देखिए। तो सूरन वटक का प्रयोग करते हैं तो अर्श को भी ठीक करता है और भ्रंश को भी ठीक करता है, गुद भ्रंश को भी ठीक करता है, गुद के अर्श को भी ठीक करता है। इसी तरह से 4 कंडीशन होती है कि खांसी भी आ रही है, उदर विकृति भी है, प्रवाहिका भी है, कृत्य अपेकृत्य संज्ञता में ऐसा कंडीशन है कि जाके आए तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा प्रवाहिका और म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता है, और अंदर सिगमेंट कोलन में कभी कभी जख्म होके क्रॉन्स डिजीज, या क्रॉन्स डिजीज तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो ऐसे, और फिर प्रोलैप्स भी है, बार बार जा जाके वो भ्रंश हो गया, प्रोलैप्स हो गया। तो कास भी है, खांसी भी है, उदर की भी विकृति है, प्रवाहिका भी है और गुद भ्रंश भी है। तो इसमें दशमूलादि घृत को इंटरनल खाने के लिए देना है और उसी का पिचू और उसी का बस्ती देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कोई व्याधि से कर्षित हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, उसका इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है और वो बहुत प्रेशर लगा के पेट साफ करने का कोशिश करता है,
तो इससे क्या होता है कि वो अंदर का भाग बाहर आने का लगता है, तो इससे गुदभ्रंश हो जाता है। तो इसमें स्वर्ण मालिनी वसंत और गुडुचि सत्व इसका अभ्यंतर प्रयोग करें, तो गुडुचि सत्व और स्वर्ण मालिनी वसंत से उसका हेल्थ अच्छा होने लगता है। इसी तरह से वट जटादि तेल होता है, उसका गुद मार्ग में पिचू रखने से यह व्याधि से कर्षित और गुद भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा होता है। एक ना मेरे पास एक एमबीबीएस डॉक्टर आई थी, तो 2005 में आई थी वो। तो उनकी किसी फ्रेंड ने बताया जो बीएमएस डॉक्टर थी कि इनके पास आप चलिए, हम लोग वमन करेंगे, उससे वेट कम होता है। तो उन्होंने वमन वमन किया। फिर उसके बाद में वो खाती थी बहुत ज़्यादा, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, पुणे की बहुत फेमस डॉक्टर है। तो वो मेरे पास आई थी ना, तो वो बोल रही थी कि मेरे को ना आप विरेचन का वट्टी दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं आपको विरेचन का वट्टी क्यों दूं, पहले मेरी विरेचन की वट्टी बहुत छोटी होती थी, एक गोली खा लिया पेट साफ हो गया और कोई तकलीफ नहीं होता था। तो वो बोली अभी तो मेरे बड़ी बड़ी हो गई हैं, उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी मिलती थी मुझे, मेरे सर बना के देते थे। तो मैंने कहा कि आपको मैं क्यों दूं इतना ज़्यादा, आप कभी कभी लीजिए ना, सैटरडे संडे वीकेंड को लीजिए। बोली नहीं, मुझे ना कनाडा भेजना है, मेरी बहन भी डॉक्टर है और उसके बहुत सारे पेशेंट है, आप लिख के दे दो, प्रिस्क्रिप्शन दे दो और मैं वहाँ कुरियर करूँगी। मैंने दे दिया, लेकिन वो मैडम ने झूठ बोला मेरे से। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दवाइयाँ भेजी, कुछ नहीं भेजी, और अपने लिए विरेचन वटी बहुत ज़्यादा रख लिया था, मेरे से ले लिया था 1 किलो। और वो छोटी छोटी गोलियाँ तो कितने दिन जाती। और वो रोज क्या करती थी, चॉकलेट खाती थी और उसके बाद में आइसक्रीम खाती थी, उल्टा पुल्टा सब कुछ खा पी के, और वो रात को एक गोली खा देती थी जिससे उनका पेट साफ हो जाए। अब ये अति सर्वत्र वर्जित बोलते हैं, उन्होंने मुझे नहीं बताया और वो रोज खाती रहती थी। 1 साल के बाद आई और वो मुझे बोली कि सर आपका विरेचन वटी से तो प्रोलैप्स हो गया, मुझे पूरा अंदर का जो गुद भाग है वो बाहर आ गया। मैंने पूछा क्या खाया था आपने, सब हेतु निकाला, तो पता चला कि मेरा जो विरेचन वटी है वो डेली खाती थी वेट को मेंटेन रखने के लिए। हालांकि वेट कम भी हुआ था, लेकिन ये तो वेगान धारित ना उदीर्य जबरदस्ती विरेचन का वटी खा के रोज रोज निकालना, तो ये तो शरीर को नुकसान नहीं करेगा, इसलिए उनका प्रोलैप्स हो गया था। तो इसमें वट जटादि तेल का मैंने पिचू रखने को बोला उनको, और मात्रा बस्ती सिखा दिया, उन्होंने खुद पे करवा लिया अपनी मेड से, उनका पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी तरह से अगर परिकर्तिका है, फिशर है और गुदभ्रंश प्रोलैप्स भी है और बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जल रहा है बहुत ज्यादा गुद भाग, तो इसमें क्या करना है, तो ये जो ये रहता है आमसुल, आमसुल या कोकम, कोकम शरबत यहाँ पे मिलता है महाराष्ट्र में, गोवा में, तो कोकम का चूर्ण लेके आना है, इमली लाना है, बेर लेना है, अम्लवेतस, सेंधा नमक थोड़ा सा और चांगेरी, इन सबको सिद्ध करना है, घृत चांगेरी आदि घृत। फिर से बोलता हूँ, तो कोकम लेना है, इमली लेना है, बेर लेना है, अम्लवेतस, सेंधा नमक थोड़ा सा और चांगेरी, इसे सिद्ध घृत को इंटरनल लेना है हमें। तो इसे, और चांगेरी तो आपको कहीं पर भी बारिश के दिन में मिल जाएगा, 3 पत्तियां बोलते हैं वो, गुदा की जो भी प्रोलैप्स है, फिर उसके बाद में प्रोलैप्स हो गया, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया, या फिर फिशर हो गया, फिशुला हो गया, उन सब में बहुत, और फिशुला जो है बगंदर, उसकी बेस्ट दवाई बताया है चांगेरी सिद्ध घृत। उसी तरह से इसकी व्याधि प्रतिंग दवाई में मुशिक सिद्ध तेल या छुछुंदर जो रहता है उससे उसको मार के उसका सिद्ध तेल, ऐसे छुछुंदर को मारते नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि वह पूर्व जन्म में कोई तो देवी होती है, लक्ष्मी माता होती है, और उनको इस जन्म में छुछुंदर बन के आना पड़ा, क्योंकि वो सबको आशीर्वाद नहीं देती है। लक्ष्मी माता सबको आशीर्वाद, अभी कितना लोग मनाते हैं लक्ष्मी माता आशीर्वाद दीजिए, सबको थोड़ा ना अमीर कर देती है। तो उनको श्राप मिला है कि आप छुछुंदर बन के कलयुग में आओगी। तो उनकी छुछुंदर को कोई नहीं मारता है, उनको पकड़ के बाहर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप ट्रीटमेंट के पर्पज से जो मार दे जाता है छुछुंदर सिद्ध तेल, उसका पिचू रखने से प्रोलैप्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मूलाधार बंद है वह करना है, किंजल क्रिया जो बोलते हैं वह करके, मतलब गुदा भाग को अंदर ऊपर खींचने की कोशिश करना है। ऐसे एक बार में 15 बार होना चाहिए, ऐसे दिन में 10-15 बार करें, जो किंजल क्रिया बोलते हैं, उसको करने से गुद भाग को संकोच खुद करने से वो अंदर चला जाता है। और बाकी तो ये सारी दवाइयां हैं ही, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी सप्तविंशति गुगुल, फिर अश्वगंधा लेहम, अश्वगंधा रिष्टम, ये सब का जो काम करते हैं, मसल का टोन अच्छा होता है, और गुद भाग का वो प्रदेश को अंदर एक बार डालना पड़ता है, नहीं तो वो भाग बाहर आ जाएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सर्जरी भी करना पड़ सकता है। तो विदाउट सर्जरी जो जो पॉसिबल है वह सब हमें जरूर करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो भी मैंने बताया मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट से बताया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत काम आया होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिका बाली मैम नमस्ते प्रणाम आपको। श्री कल्याण आयुर्वेद आश्रम नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग होता है मेरा, जैसे लेक्चर खत्म होता है ना तो मैं ये देखता हूँ तो थोड़ा ये हैंग होता है। एक मिनट बस रुक जाइए। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अंकिता राज दिवाकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आयुष दर्पण पे जितने लोग हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं सभी का जो भी कमेंट है सबको लाइक कर रहा हूँ, कोई छूट ना जाए, ऊपर नीचे सब देख रहा हूँ। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी थैंक यू आपको। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर चंपा जी बोल रहे हैं सूक्ष्म त्रिफला फिशर में भी यूज कर सकते हैं। जहां पर भी इन्फ्लेमेशन है वहां पे सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग, वो तो रसायन द्रव्य है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होता है उसका प्रयोग। सूक्ष्म त्रिफला को प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिशर में भी बहुत अच्छा होता है। फिशर में कैसे कट जाता है, छिल जाता है अंदर ही अंदर गुद प्रदेश में, तो हील होना चाहिए ना, उसलिए सूक्ष्म त्रिफला एंटीबायोटिक है, वो हील भी कर देता है। इसी तरह से संधानीकरण के द्रव्य दें, आभा गुगुल दें, लाक्षा गुगुल दें, उनका भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि सर हाफ लीटर पानी में, हाफ लोटा बोला मैंने, हाफ लोटा, एक लोटा अगर एक पाव का है तो हाफ लोटा कितना हुआ, 125 ml, उतना में एक एक चुटकी डालना है। अब जो यवक क्षार और सज्जी क्षार जो है ना, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। और पित्त प्रकृति पेशेंट है तो उनको ज़्यादा नहीं चलेगा, और कफ और वात वाले प्रकृति वाले हैं उनको एक एक चम्मच मिक्स करके और उससे गुद भाग को धोना है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है, एक एक चम्मच। अब पेशेंट टू पेशेंट, मैं यहाँ यूनिवर्सल डोज नहीं बताऊंगा, यहाँ सामान्य चिकित्सा बताया जा रहा है पेशेंट के हिसाब से कौन सी प्रकृति है, कितना उसको सूट करता है, क्योंकि क्षार से धोना है उसको। एक तरह से क्षारोदक है, सज्जी क्षार और यवक क्षार को पानी में घोल के और उससे गुद प्रक्षालन करना है, बहुत बढ़िया काम होता है। ठीक है, प्रोलैप्स में तो बहुत अच्छा काम होता है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। हाँ, डॉक्टर विकास जी बोले कोकम वाला चूर्ण का फॉर्मुलेशन है, उसमें इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी है। मैं ये बता देता हूँ, चरक संहिता में भी बताया कि ये दवाइयों का यूज़ करना है। अब कम ज़्यादा करना है वो आपने युक्ति से करिए, ऐसे समान मात्रा में सब लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर ना आपके पास ऐसे पेशेंट है जिनको ना परिकर्तिका है, शूल है, भ्रंश है और जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो समान मात्रा में लेना है। कोकम लेना है, इमली लेना है, बेर लेना है, अम्लवेतस लेना है, सेंधा नमक थोड़ा सा लेना है, 1 पिंच या 2 पिंच, और चांगेरी सम प्रमाण में लेके बाकी सब द्रव्यों के साथ उसका घृत को सिद्ध करना है। घृत सिद्ध करें या तेल को सिद्ध करें और वह ऊपर ऊपर लगाएं जहाँ पर भी प्रोलैप्स होकर जो एरिया बाहर आ गया है, गुद भ्रंश हो गया, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रीना बिश्नोई जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर राम कुमार प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आशा मैम थैंक यू प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता पटेल मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते प्रणाम आपको। अच्छा, नीलम जी आई हैं, सबसे अच्छी डॉक्टर हैं जो हमेशा हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नीलम जी बोले व्हाट वी कैन डू इन कोलाइटिस प्लीज टेल। कोलाइटिस जो है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो एक तरह से इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग होता है, तो उसमें कुष्ठ की सारी चिकित्सा करनी पड़ती है। आप मुझे व्हाट्सएप पे पेशेंट का भेजिए, मैं फिर आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि क्या करना पड़ता है। उसमें रक्तज प्रवाही का देखते हैं, पक्वाशयगत वात देखते हैं, ग्रहणी दृष्टि संग्रहणी की व्याधि रहती है, और कुष्ठ लार्ज इंटेस्टाइन कुष्ठ रहता है, ऐसे 4-5 व्याधियाँ रहती हैं। और पेशेंट को बार बार मोशन को अर्जेंसी रहती है, हरीनेस और अर्जेंसी रहती है। पेशेंट आने के बाद भी उसको म्यूकस निकलता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, और कृत्या पे कृत्य संज्ञातम, ऐसे जाके आने के बाद भी उसको बार बार प्रेशर आता रहता है। तो आप एक बार केस बताइए तो मैं बताऊंगा कि मिसाकुल कब बंद करना है, वाइसुलिन कब बंद करना है, प्रेडनिसोलोन या वाइसुलिन जो भी स्टेरॉइड चल रहे हैं वो बंद धीरे धीरे करके और फिर करना है। केस लाएंगे तो मैं और अच्छा से स्पेसिफिक बता पाऊंगा। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, छोटे बच्चों को हार्ट शुल हो 1.5 ईयर तो क्या दे, एरंड तेल का उसको पिला दीजिए, दूध में मिक्स करके एरंड तेल में थोड़ा सा शुंठी 1 पिंच डाल के मिक्स करके और पिला दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाता है।
या हरित की चूर्ण तो बहुत अच्छा है, यस्य न माता तस्य माता हरित की चूर्ण को लेना है और शहद के साथ चटा देना है, छोटे बच्चों को पेट साफ हो जाता है। या एरंड तेल तो सबसे अच्छा है। एक बार क्या हुआ, मेरी सबसे बड़ी बहन का बच्चा जो था ना, उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही थी। बहुत मतलब वो 4-5 साल का हो गया, हाइट ही नहीं, पहले तो हाइट बढ़ा, बाद में बढ़ ही नहीं रहा था। और उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था 5 साल के बच्चे को। तो वो मेरी बहन आई, तो उसने मुझे बताया, मेरी बड़ी बहन ने कहा कि ये तो कॉन्स्टिपेशन और हाइट भी नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने उसको अपना वाला एक विरेचन वटी खिला दिया, पहले घी खिलाया उसको। उसको मतलब हलवा वलवा बना के, हलवा उपमा बना के घी खिला दिया पूरा, सादा घी उसको खिला दिया, और वो विरेचन रोटी दिया। विरेचन रोटी के बाद ना इतना बड़ा ऐसा मल निकला उसको, एकदम हार्ड, इतना बड़ा काला काला मल निकला। और उसके बाद में फिर उसका पेट साफ हो गया, और उसके बाद में उसका हाइट भी बढ़ गया। अभी इतना लंबा है कि मेरे से भी लंबा है वो, मेरे भाई से भी लंबा है। तो ये मलावष्टम्भ था ना, उसकी वजह से उसका हाइट नहीं बढ़ रहा था। और मैंने अपना विरेचन वटी दिया ना, अच्छे से पेट साफ हो गया। उन्होंने बहुत सारा पेट साफ करने के लिए एलोपैथी का डल्कोलेक्स और क्रिमेफिन क्या क्या पिलाया था, लेकिन अच्छे से पेट साफ नहीं होता था। और मेरा दवाई लेने से इतना बड़ा मल ऐसे काला काला निकला उसका। और वो जब मल निकल रहा था ना, तो उसको पेट दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा निकालते टाइम, और गुद प्रदेश में बहुत पेन हो रहा था। जब निकल गया तो उसको रिलैक्स हुआ। वो बहुत हार्ड स्टूल था उसका। और उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि बस्ती दूँ, लेकिन बच्चा 5 साल का बस्ती लेने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने घी खिला के फिर विरेचन दिया। उसके बाद में उसका हाइट बहुत अच्छा हो गया। मतलब अभी तो वो ये है, मतलब 12th का एग्जाम दे रहे हैं, इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी वो एकदम अच्छा है। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी बोल रही हैं कि सर इस मुंगली प्लांट इज जटोप्रा प्लांट। यस यस, वो व्याघ्र एरंड बोलते हैं, उससे बनाते हैं। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि वन ऑफ माई फीमेल पेशेंट हैव ओवेरियन सिस्ट, स्किन इरिटेशन, बात कफज कंडोर, माइल्ड रेक्टल प्रोलैप्स, आई हैव गिवन कैशोर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन। एक मिनट, आशा मैम का, हाँ गंधक रसायन, सारीवादी वटी, विडंगारिस्ट। कैन आई स्टार्ट चांगेरी घृत ऑल्सो? हाँ, आप चांगेरी घृत यूज करिए या मूषक सिद्ध तेल, आपको उधर नहीं मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में चूहे बहुत हैं, और हम जो एरिया में रहते हैं ना, ये पूरा चूहों का एरिया था, चूहे और सांपों का एरिया था। तो अभी हम लोगों ने घर बना लिया है, वो चूहे तो बहुत सारे मिल जाते हैं। हम तो ये पूरा एरिया में बहुत सारे चूहे हैं। लोग क्या करते हैं, चूहे पकड़ते हैं, वो जो मशीन होता है उससे पकड़ के और बाहर छोड़ देते हैं। तो मैं किसी को पैसे दूंगा, चूहे लेके आएगा, और वो बना के सिद्ध तेल भी दे देगा। आपको चाहिए ना, कितना चाहिए, 100 लीटर, 1000 लीटर, मैं दे दूंगा। उसका ना पिचू रखिए, रेक्टल प्रोलैप्स है ना, वो पूरा मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। या छुछुंदर को मार के उसका सिद्ध तेल, उसका पिचू रखिए। चांगेरी घृत भी बहुत बढ़िया है। हाँ डॉक्टर आशा जी बोले धातु सहजन्य, तो इसमें बृहणगिरी है ना, मतलब इसमें आप क्या करिए कि दीपन पाचन अनुलोमन करके, और स्वर्ण मालिनी वसंत, सिद्ध मकर ध्वज, और वसंत कल्प दीजिए, तो उसका थोड़ा अच्छा होगा। अब पीसीओडी है, अब तर्पण जन्य है, तो पीसीओडी भी है ना, तो यहाँ पे पहले तो बृहण चिकित्सा करना है। उसके बाद में लेखन करने वाले द्रव्य जैसे कुबेराक्ष वटी है, मांसपाचक, मेदोपाचक, रौद्र रस, ताम्र भस्म, चंद्र प्रभावटी, पुष्प धनवा रस, वृद्धिवादी वटिका, ये सब जब देते हैं तो वायरन से आरोग्यवर्धिनी वटी, उससे ठीक हो जाता है। स्किन इरिटेशन है तो वात कफ संप्राप्ति है, तो उसमें अभी आरोग्यवर्धिनी और जो जो दिया है गंधक रसायन, सब बहुत बढ़िया काम करता है। और आरोग्यवर्धिनी जब भी दे रहे हैं तो दूध और घी के साथ दीजिए, तो फिर अच्छा वो, मतलब क्योंकि क्षार धर्मीय द्रव्य है, अम्ल धर्मीयता बढ़ाने, तो घी के साथ देने से थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छा है और स्नेहन भी हो जाएगा। शैलजा आनंद जी बोले भगंदर में क्या क्या देना चाहिए? भगंदर का तो मैं एक लेक्चर लूंगा, तभी मैं सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी बताऊंगा। और चांगेरी घृत इंटरनल खाना है, और वहाँ पे पिच्चू भी रखना है। तो भगंदर में बहुत अच्छा, और ड्रेसिंग करना है जात्यादि तेल का, या फिर कैलाश जीवन और हल्दी का ऐसे मिक्स करके देना है। अब भगंदर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ पत्ते का पेपर होता है, वो मैं आप लोगों को दूंगा, वो पालना है। तो भगंदर कुछ कुछ मेरे पास एक ऑटो वाले आए थे, उनको 6 ऐसे होल थे, भगंदर थे। उन्होंने 4 सूत्र भी कराया, सर्जरी भी कराया, बार बार हो रहा था उनको। तो मैंने उनको यही दिया था, 6 महीने मैंने सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, और अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, और चांगेरी कृत दिया था। पूरा हील हो गया, पूरा ठीक हो गया। डॉक्टर युद्धवीर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा रच मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं तिल तेल, तिल तेल से भी करिए ना, जैसा पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी है। वैसे जगजीत मोगा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन जी बोल रहे हैं प्रोलैप्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन फीमेल, प्लीज एडवाइस।
यूरिनरी ब्लैडर का भी है, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, अश्वगंधा लेहम देते हैं, जो जो मैंने बताया ना यहाँ पर, जो जो मैंने बताया कि मांस पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक, इसका सिद्ध तेल का हम लोग बस्ती देते हैं, नॉर्मल बस्ती देते हैं, तो प्रोलैप्स है, यूरिनरी ब्लैडर का सब ठीक हो जाता है। आशा मैम रहे हैं, आई हैव गिवन इट विद शतावरी घृत। आप शतावरी घृत दीजिए या फल घृत दीजिए। जो यूरिनरी ब्लैडर में है ना प्रोलैप्स, प्रोलैप्स जो हो गया, यूरेथ्रल प्रोलैप्स हो गया, उसमें आपको यही सारी चिकित्सा देनी है। क्षेत्र वही है और एक ही संगठन से वो बने हैं, थोड़ा डिफरेंट रहते हैं, लेकिन यही सब द्रव्यों से फायदा हो जाता है। सर मूषक तेल मैं भी बनाया है। हाँ, जितेंद्र मिश्रा जी ने भी चूहे पकड़ के मूषक तेल बनाया है, बहुत बढ़िया। आप ऐसा बना के और फिर किसी ना किसी का काम आना चाहिए। चूहे लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं खेती बाड़ी में। चूहे लोगों को तो हमें हमें अब वो गणेश जी की सवारी है तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन अभी मारना जरूरी होता है क्योंकि हमें मेडिसिन के रूप में प्रयोग करना है। तो भगवान से माफ़ी मांग के और उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक मिनट रुकिए, मैं अपना नंबर देता हूँ, 8283, एक मिनट, 8368214317, ये मेरा नंबर है। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को गूगल फॉर्म दूंगा, उससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोल रहे हैं, तो सर सिर्फ विरेचन एक ही बार देना पड़ा और हाइट बढ़ाने लगा। हाँ, उसको एक ही बार दिया मैंने लाइफ में, एक ही बार दिया, पेट साफ हुआ, पेट साफ होने के बाद उसको भूख अच्छे से लगने लगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया उसका। मूषक तेल किस तेल में बनाना है बेस्ट? इसमें तिल का तेल में, सिसमी ऑयल जो रहता है उसमें बनाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है। और माधव मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी मैं जाता हूँ, 8:15 फिर मिलेंगे, हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम। कल 7 बजे कुछ अलग टॉपिक पे हम लोग, देखिए हर 7 बजे नया नया टॉपिक लेके आते हैं जो और जो काम आता है सभी लोग के लिए। तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, प्रणाम सभी लोग को।